शहजाद, क्या महाराष्ट्र में शहजाद भाई इसका उत्तर देंगे एक बार फिर से कुछ खेला होने वाला है क्या? सबसे पहले क्योंकि महाराष्ट्र के विषय में चर्चा है, तो जो महाराष्ट्र में प्राकृतिक आपदा आई है उसके चलते कई लोगों की जान गई है, तो मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूं। मानक जी, आप अभी इस चैनल में किस डेजिग्नेशन पर हैं? आई एम द एग्जीक्यूटिव एडिटर। आप एडिटर इन चीफ बनना चाहते हैं? नहीं, कभी नहीं बनना चाहते। चलिए, पर हर आदमी और हर पत्रकार चाहता है चीफ एडिटर, एडिटर इन चीफ बने। वैसे ही हर पार्टी में जो पार्टी चलाता है उसका राजनीतिक महत्वाकांक्षा होता है कि मुख्यमंत्री बने और प्रदेश को और भी गति से आगे ले जाने का काम करे। तो राजनीतिक जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोले कि नहीं बनना है, तो मुझे लगता है वो बेईमान है। तो अगर उन्होंने बोला है तो उनकी आकांक्षा है, और उनके पास तो एक समय पर जब 98 में एनसीपी बनी और पहला चुनाव उन्होंने एनसीपी कांग्रेस ने साथ में मिलकर लड़ा, तो एनसीपी को ज़्यादा सीट आई थी। कायदे से तो एनसीपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए था 2004 में, पर नहीं बना, वो अलग विषय है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग बुरा ना माने, हम लोग सब महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की राजनीति का एक स्वभाव और एक उसका स्वरूप ये रहता है कि हम लोग एक दूसरे के कितनी कट्टर विरोधी क्यों ना हो, अतुल जी मुझे कितनी गाली दे दे, मैं बृजमोहन को दे दूँ, या बृजमोहन जी मुझे दे दे, या आनंद जी को दे दे, या चवन जी को दे दे, हम लोगों के बीच में एक स्वभाव ये रहता है कि उस चर्चा के बाद हम एक दूसरे के घर भी जाते हैं, एक दूसरे के घर पे खाना भी खाते हैं, और एक दूसरे के साथ घुल के मिलके प्रदेश के लिए काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शिवसेना में तो जानी दुश्मनी। मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। और अगर इस स्वभाव से कोई भी इनकार करता है तो आप पूछ लीजिए, यहाँ पर सारे लोग बैठे। पहली बात। दूसरी बात, अजीत दादा का शरद पवार जी के साथ केवल एक राजनीतिक रिश्ता नहीं, उनका एक पारिवारिक रिश्ता है। प्रतिभाताई जो हमारे लिए भी बहुत, हम उनको भी मानते हैं। अगर उनकी तबीयत खराब होगी तो अजीत रिश्ते में 4 दिन में 3 मुलाकात नहीं होती है। मेरी बात तो, और मंत्रियों को ले जाकर मानक जी, अगर आप फ्लोर तोड़ेंगे, आप दूसरों को तो पूरा मौका दे रहे थे। विनोद जी की तो आपने पूरी बात सुनी, तो मुझे भी तो बात रख देने दीजिए। उसके बाद सारे सवालों का पिटारा आप खोलिए ना, एक बार हो तो जान दीजिए। जैसे प्रतिभा जी की तबीयत खराब है या प्रतिभा जी का ऑपरेशन होता है, तो क्या एक परिवार के सदस्यों को नहीं जाना चाहिए क्या? यदि कल मेरे भी भाई, जो मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, परंतु उनके घर में कुछ हो जाए तो मैं जाऊंगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो कांग्रेस से, हम बीजेपी से। और आपके यहाँ पर भी एक ये है कि कोई आपके परिवार का हिस्सा बीजेपी में और कोई कांग्रेस में, तो क्या नहीं जाते एक दूसरे के घर पे? तो हम जाते हैं, हम लोग ये रिश्तेदारी भी और रवादारी दोनों निभाते हैं। अब आते एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर। ये क्यों घटनाक्रम हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। कोई आज जो अजित पवार ने जो फैसला लिया है, वो उन्होंने कोई अचानक से लिया हुआ फैसला नहीं है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। 2014 से ही एनसीपी ये संकेत देने का शुरू कर दी थी कि हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए। 6 महीना जब शिवसेना हमें सपोर्ट नहीं कर रही थी उस समय की सरकार पे, तब आदरणीय शरद पवार जी ने क्या बयान दिया? हम महाराष्ट्र में भाजपा को समर्थन दे रहे हैं महाराष्ट्र के हित में। उसके अलावा 2017 में भी आपको ये ऑन रिकॉर्ड है, शरद पवार जी ने हमसे कहा था कि आप ये शिवसेना को हटा दीजिए और हम साथ आ जाते। हमने कहा नहीं, शिवसेना हमारा 25 वर्षों पुराना हमारा गठबंधन है, हम उनको साथ में रखेंगे, आपको आना है, आ जाइए। ये मूलभूत भावना एनसीपी के कार्यकर्ताओं की, लीडर्स की और वहां के वर्कर्स वोटर्स की थी कि बीजेपी के साथ देश हित में मोदी जी को समर्थन देने के लिए जाना है। ये तो अननेचुरली वो लोग उनके साथ बैठे थे, अननेचुरली। दूसरी बात, जैसे ही आपदा आती है तो अवसर कौन तराशता है? कांग्रेस पार्टी। एलओपी का पद दिया है अब शरद गुट को। एलओपी का पद मांगने के लिए खुद मेरे भाई अतुल जी पहले आ गए कि अब तो एलओपी पद हमारा है जी। आजकल भी हमारे पुणे के एक विधायक है, वो लेटर लिख के कह रहे हैं कि चलिए इनको तो कम कीजिए, हमें ही दे दीजिए, कांग्रेस के एमएलए। अब मेरा सवाल, एक 10 सेकंड और दूसरी बात क्या हुई है कि देखिए, उद्धव जी का जिस प्रकार से उन्होंने अजीत दादा को जाकर वो मिले हैं, ये एक तो राजनीतिक रवादारी का कल्चर भी है हमारे यहाँ, परंतु जो ये गाली दे रहे थे ना अजीत पवार जी को, ये कांग्रेस वाले कि ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, उद्धव जी ने संदेश दिया है कांग्रेस वालों को कि ये मेरे डेप्यूटी सीएम थे, आप इनको महाभ्रष्ट कहोगे? हाउ डेयर यू कॉल देम महाभ्रष्ट? ये मेरे डेप्यूटी सीएम हैं। इस प्रकार से कांग्रेस के नए नए आए हुए राहुल गांधी के प्रभाव में जो लोग हैं, वो अजीत दादा को गाली ना दे, महाराष्ट्र की जनता को गाली ना दे। और जहां तक ये डिस्क्वालिफिकेशन की 10 सेकंड टेक्निकल, कोई व्हिप लागू नहीं था। उससे पहले 9 लोगों को इन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया इन देयर असेसमेंट। हालांकि हम मानते हैं पूरी पार्टी एनसीपी हमारे साथ है, तो अगर ये उनके तर्क से भी चले कि इन्होंने 9 लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया, तो अब उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उनको बाहर कर दिया है। जिनको बाहर कर दिया है उन पर आप डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लागू कर सकते। उन्होंने लेकिन बाहर किया, पर पार्टी वैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद, मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बाहर किया।
नहीं, उस डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीडिंग 3 लाइन की व्हिप जब होती है तभी लागू होता है। तो कौन सा 3 लाइन? अरे एंटी पार्टी एक्टिविटी में भी तो आप एंटी पार्टी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। क्या एंटी पार्टी के दिशा निर्देशों को ना मानने पर भी? मानिक जी, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मैं स्टूडेंट हूं, मैं आपसे कह रहा हूं एंटी पार्टी क्या, हमारे साथ तो पूरी एनसीपी थी ना, फाउंडिंग मेंबर, एलओपी, चीफ विप, स्पोक्स आप पर्सन, ग्रे एरिया में जा रहे हैं, वो तो मैं कह रहा हूं। लेकिन जो अध्यक्ष थे, मैं आपको रीडिंग अध्यक्ष आपके साथ नहीं थे ना, अध्यक्ष नहीं थे और एक कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले नहीं। एक सेकंड, डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो 3 लाइन व्हिप के वायलेशन पे लागू होता है जब असेंबली होती है तब, ओनली दैट। ठीक है, बाकी सब जो है ना वो सब ग्रे एरिया ही होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उससे पहले उन्होंने उनको अपने पार्टी के, जिसको वो अपनी पार्टी मानते हैं, उधर से उनको निकाल दिया। तो अब डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग उनके ऊपर हो ही नहीं सकती। चलिए, ऑल राइट। ये फैक्चुअली